हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी है और मैं आप लोगों का अपने चैनल कैरियर प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। तो मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जो पिछले सेशन में हमने लास्ट में एक क्वेश्चन इंक्लूड किया था उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा था पिछले सेशन में कि चंद्रमा पे जाने वाला पहला भारतीय इंसान या भारतीय पुरुष कौन सा है जो चंद्रमा पे सबसे पहले गया था। वैसे अगर हम विश्व में बात करें कि विश्व में सबसे पहले चंद्रमा पे कदम कौन रखा, तो वे थे, चंद्रमा पे सबसे पहला कदम रखने वाले थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सबसे पहले ये चंद्रमा पे पैर रखे थे, लेकिन ये विश्व के आंकड़े से है। अगर हम भारत के आंकड़े से बात करें कि चंद्रमा पे सबसे पहले कौन गए थे, तो वो थे राकेश शर्मा जी। राकेश शर्मा पहले इंसान थे जो चंद्रमा पे गए थे भारत की तरफ से। तो ये हमारा पिछले सेशन का जो हमने क्वेश्चन इंक्लूड किया था उसके आंसर हैं। कई लोगों ने कमेंट करके बताया और जिनको नहीं पता था उन्हें हमने बता दिया है। अब हम चलते हैं इसी श्रृंखला में, जो बाकी के टॉपिक्स बचे हैं उनकी तरफ चलते हैं और उन्हें कवर करते हैं। आज मैं इस चैप्टर को एंड तक ले जाऊंगा। इसमें जो भी हमारे एनसीईआरटी में कक्षा 6वीं की दी गई है, जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं उन्हें सॉल्व कराऊंगा। फिर इन द ब्लैंक्स जितने हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति, उन्हें भी कराऊंगा। टोटल कंप्लीटली हम पढ़ेंगे। तो चलिए, हमारा अगला टॉपिक आता है इसी में, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होता है, वैसे बताया तो इसको हमने पहले भी है, लेकिन वो एक अलग ही टॉपिक में आता था तो मैं बताता था। अब ये एक टॉपिक के रूप में आया है तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो क्षुद्र ग्रह क्या होता है कि हमारे यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में जो खगोलीय पिंड पाए जाते हैं उनमें तारा, ग्रह, उपग्रह, इन्हें छोड़कर जो भी पिंड पाए जाते हैं, छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगर हम आप लोगों के दिमाग में पिछला फिगर आ रहा होगा तो हमने यहाँ पे बनाया था सूर्य को और यहाँ पे हमने ग्रहों की स्थिति को दिखाया था। यहाँ बुध था, फिर शुक्र था, फिर पृथ्वी था, फिर मंगल था। इसके बाद मैंने बीच में कुछ डॉट करके बनाया था। तो ये जो हमारे डॉट थे यही हमारे क्षुद्र ग्रह थे। यही हमारे क्षुद्र ग्रह थे। और इसके बाद यहाँ आता है बृहस्पति। ये हमारा है मंगल और ये हमारा है बृहस्पति। तो अब देखो, क्षुद्र ग्रहों की जो स्थिति है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में आता है। जो सौरमंडल में क्षुद्र ग्रहों की स्थिति जो है वो हम कहेंगे मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाने वाले जो छोटे छोटे ग्रह हैं उन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो चलिए, क्षुद्र ग्रह आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम उल्का पिंड की बात करते हैं कि उल्का पिंड क्या होता है। तो उल्का पिंड भी हमारे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंड ही होते हैं जो कि हमारे ग्रहों से ही टूटकर बनते हैं। जब ग्रहों में विस्फोट होता है, चाहे वो हमारे ग्रह जो होते हैं वो घूमते हुए हवाओं से फ्रिक्शन करके, उनसे टक्कर होकर हवाओं से फ्रिक्शन करके टूटते हैं, या फिर वो किसी भी कारणवश टूटें, तो उनसे जो छोटे छोटे जो कण निकलते हैं, छोटे छोटे का मतलब हम उतने बड़े आकार में कल्पना कर रहे हैं तो उसका छोटा कण भी एक बहुत बड़े आकार का होगा, क्योंकि हमारी कल्पना बहुत बड़ी कणों की है। तो जब बहुत बड़े कण में से एक छोटा सा कण निकलेगा तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कण होगा। तो जो हमारा उल्का पिंड है
वो भी हमारे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले छोटे छोटे कण को ही कहते हैं, जो कि ग्रहों के टूटने से, ग्रहों के कुछ भाग के टूटने से बनता है। और उल्कापिंड जो होता है, उल्कापिंड के बारे में एक चीज़ और जानिए। उल्कापिंड जो होता है, कभी कभी ये इतना तेज़ी से चक्कर लगाता है कि ये वायु से टकराता हुआ, वायु से फ्रिक्शन करता हुआ चिंगारी उत्पन्न करता है और इनमें लावा जैसी आकृति बनती है, जो कि जिसे हम कहते हैं कि कभी कभी हम इसे कहते हैं टूटता हुआ ग्रह जा रहा है, टूटता हुआ तारे के रूप में हम इसे बोलते हैं। वो उल्कापिंड ही होता है जिसे हम टूटता हुआ तारा बोलते हैं, क्योंकि जब हमारा ये उल्कापिंड चलता है तो हवाओं की स्थिति के कारण इसमें बहुत तेज़ी से घर्षण होता है और इसमें चिंगारी निकलने लगती है, और इसमें चिंगारी निकलने लगती है जो कि आग का रूप ले लेती है, और ये हमें नीचे से जलता हुआ दिखाई देता है। अब कुछ दूरी पे जाने के बाद ये कहीं गिर जाता है तो ये विनाशकारी साबित होता है। तो उल्कापिंड के बारे में हमने स्टडी कर लिया। अब हम इसी श्रृंखला में पढ़ेंगे आकाशगंगा के बारे में। आकाशगंगा क्या होती है, चलिए जानते हैं आकाशगंगा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे आकाशगंगा के बारे में। आकाशगंगा जो होता है, आकाशगंगा ये हमारे ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों तारों का एक समूह है। हमारे ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों तारों का एक समूह है, जो कि एक पट्टीनुमा संरचना बनाती है, एक पट्टीनुमा संरचना बनाती है, जिसे हम कहते हैं आकाशगंगा या फिर दुग्ध मेखला भी बोलते हैं इसे हम, मिल्की वे बोलते हैं, इसे हम मिल्की वे भी बोलते हैं और दुग्ध मेखला भी बोलते हैं इसे। तो इसे मिल्की वे बोलते हैं। तो आकाशगंगा क्या होता है, ब्रह्मांड में हमारे ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों तारों का एक समूह जो कि एक पट्टीनुमा संरचना बनाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, आकाशगंगा। हमारा सौरमंडल जो होता है वो आकाशगंगा का ही एक भाग है, आकाशगंगा का ही एक भाग। हमारा सौरमंडल जो है वो आकाशगंगा का ही एक भाग है। तो आपका आकाशगंगा क्लियर हो गया। अब जितनी टॉपिक थी फर्स्ट चैप्टर में वो तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लगाएंगे क्वेश्चन आंसर को। अब हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन आंसर को। तो फर्स्ट चैप्टर में जितने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं एनसीईआरटी में 6 के, उतना को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पूछा है हमसे ग्रह और तारे में क्या अंतर है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है। तो ये तो हमने पढ़ा भी था। अब फिर हम क्वेश्चन आंसर लगा रहे हैं, फिर से रिवीजन करते हैं। चलिए, ये क्या है, ये मान लीजिए ग्रह है और ये क्या है, ये तारे हैं, स्टार है। तो ये हो गया हमारे तारे और ये हो गया ग्रह। अब देखिए तारों की क्वालिटी देखिए, तारों में खुद का प्रकाश होता है, इसमें ऊष्मा होती है, जबकि ग्रह में अपना कोई प्रकाश नहीं होता और ना ही अपनी कोई ऊष्मा होती है, ये तारों के प्रकाश से क्या होते हैं, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये जो होते हैं ग्रह हमारे जो होते हैं वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो ग्रह और तारों में क्या अंतर है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम बस उतना ही अंतर पढ़ेंगे जितना कि एनसीईआरटी के कक्षा 6वीं में दी गई है। उससे ओवर अभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें तो पढ़ना है 6 से 12 तक। धीरे धीरे सारे कन्फ्यूजन जितने डाउट्स हैं सब क्लियर होंगे। बस थोड़ा पेशेंस रखिए और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। और एक रिक्वेस्ट और आप लोगों से है
कि अगर आप लोग जैसे कि आप लोग तीसरा चौथा वीडियो डायरेक्ट देखना शुरू करते हैं तो आप लोगों को कुछ चीज़ें कम समझ में आएगी। तो इसीलिए रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि आप लोग वीडियो को एकदम स्टार्टिंग से देखिए, क्योंकि हमारा जो वीडियो है वो टॉपिक वाइज बनता है। मतलब एनसीईआरटी को एकदम क्लीन एनसीईआरटी को लेकर हम लोग बनाते हैं, टॉपिक टू टॉपिक, एक भी टॉपिक इधर उधर नहीं होता है। तो टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे, आपको चीज़ें बहुत बेहतर समझ में आएगी। तो चलिए आगे बात करते हैं। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? तो मैं बताया था कि सौर मंडल के बारे में, सौर मंडल के बारे में इसे हम बोलते हैं सोलर सिस्टम बोलते हैं, सोलर सिस्टम बोलते हैं, इसे हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। इसमें जो सोल का मतलब होता है, सोल का मतलब होता है सूर्य, सोल का मतलब होता है सूर्य, और सिस्टम मतलब होता है सूर्य के अंदर आने वाले जितने भी चीज़ें हैं वो सारे उसके सिस्टम में आते हैं। तो सूर्य के अट्रैक्शन एरिया के अंदर, सूर्य के आकर्षण बल के अंदर जितने भी ग्रह, उपग्रह या सूक्ष्म ग्रह आते हैं वे सब मिला के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। वे सब मिला के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। जितने भी ग्रह उपग्रह सब आते हैं ये सब मिलके क्या करते हैं? हमारा सौरमंडल का निर्माण करते हैं, सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसमें देखिए सोल का मतलब होता है सूर्य, और जो ये है सोल प्लस लर का मतलब होता है संबंधित। तो सोलर का मतलब हो गया सूर्य से संबंधित, सूर्य से संबंधित। तो सूर्य से संबंधित जितने भी ग्रह उपग्रह या सूक्ष्म ग्रह आते हैं इसके आकर्षण बल के एरिया में, वो सब मिला के एक सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल का निर्माण करते हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है सूर्य के उनकी दूरी के आधार, ग्रहों के, यहाँ पे होगा ग्रहों के उनकी दूरी के आधार पर उनका नाम बताइए। ग्रहों के उनकी दूरी के आधार पे उनका नाम बताइए। तो यहाँ पे होता था सूर्य हो गया। अब हमें ग्रहों की दूरी के हिसाब से इनका नाम बताना है, ग्रहों के दूरी के बढ़ते क्रम में बताना है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे पास है, फिर कौन सा ग्रह उससे दूर है, फिर कौन सा ग्रह उससे दूर है, एकदम क्रमानुसार हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि सूर्य के सबसे पास क्या होता है? बुध होता है। सूर्य के सबसे पास का ग्रह जो होता है वो बुध होता है, और सबसे छोटा ग्रह क्या होता है? बुध होता है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है शुक्र आता है, शुक्र आता है। फिर तीसरे नंबर पे आता है हमारा पृथ्वी आता है। फिर चौथे नंबर पे आता है मंगल आता है। फिर इसके बाद आता है हमारा बृहस्पति आता है। फिर शनि आता है। फिर इसके बाद कौन सा आता है? यूरेनस आता है। फिर इसके बाद नेपच्यून आता है। तो ये हो गया ग्रहों के बढ़ते हुए क्रम। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ग्रहों के बढ़ते हुए क्रम में पहले आता है हमारा बुध आता है, फिर आता है शुक्र आता है, फिर आता है पृथ्वी, फिर आता है मंगल, फिर आता है बृहस्पति, फिर आता है बृहस्पति के बाद फिर आता है बृहस्पति के बाद आ जाएगा हमारा शनि बाद आ जाएगा यूरेनस के बाद फिर आ जाएगा हमारा लास्ट जो है नेपच्यून आ जाएगा, नेपच्यून। तो ये हमारा हो गया ग्रहों के बढ़ते हुए क्रम में, ग्रहों के दूरियों के बढ़ते हुए क्रम में ये हमारा श्रृंखला हो गई। तो कभी भी अगर हमसे एग्ज़ाम में पूछे, किसी भी एग्ज़ाम में पूछे कि ग्रहों का बढ़ता हुआ क्रम हमें बताइए, तो हमें सीधे सीधे हफ्तों के नाम से हमने आपको याद कराया था। तो बस आप हफ्तों का नाम एक एक दिन को छोड़ते हुए याद कर लीजिए। बुध से शुरू करेंगे, बुध के बाद आता है क्या? बृहस्पतिवार, उसको छोड़ देंगे। फिर शुक्रवार के बाद आता है शनिवार, उसको छोड़ देंगे। फिर रविवार मतलब छुट्टी का दिन यानी पृथ्वी पर होता है।
फिर इसके बाद एक दिन छोड़ देंगे, सोमवार छोड़ देंगे, फिर आ जाएगा मंगलवार, फिर इसके बाद एक दिन छोड़ देंगे, बुधवार छोड़ेंगे, फिर आ जाएगा बृहस्पतिवार, फिर इसके बाद शनिवार आ जाएगा। तो अब बाकी के 2 याद कर लेंगे। तो इस तरह से हमें बढ़ते हुए क्रम याद हो जाएंगे। चलिए अब अगला देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, जहाँ पर जीवनदायिनी गैसें पाई जाती हैं, जहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है कि वहाँ पर प्राणी निवास कर सकते हैं। पृथ्वी पर 1/3 भाग जल पाया जाता है, इसीलिए उसे नीला ग्रह भी बोलते हैं। तो पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं ये आप लोगों को पता चल गया, क्योंकि वहाँ पे जीवनदायिनी गैसें पाई जाती हैं, वहाँ पे प्राणी का रहना जो है वो पॉसिबल है, तो इसीलिए इसे अद्भुत ग्रह कहते हैं। बाकी सारे प्लैनेट पे ऐसा नहीं होता है। कोई प्लैनेट या तो आग की तरह जलता होगा, या तो फिर वो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, या फिर वहाँ से पर्वतें पाई जाती हैं, तो इस तरह से वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। तो पृथ्वी को इसीलिए अद्भुत ग्रह बोलते हैं। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हम चंद्रमा के हमेशा एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं, क्यों हमें दूसरा भाग दिखाई नहीं देता है। छोटा सा रीज़न इसका है कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा का परिक्रमण काल और घूर्णन काल दोनों बराबर होता है, दोनों बराबर होता है। चंद्रमा का परिक्रमण काल और घूर्णन काल दोनों बराबर होता है। अब सपोज करिए ये हमारा पृथ्वी है। अब चंद्रमा सपोज करिए यहाँ से रोटेट करना शुरू हुआ, तो ये पृथ्वी के चारों तरफ रोटेट करेगा। पहले ये दिख रहा था, फिर जब चंद्रमा यहाँ आया तब भी ये दिखेगा, चंद्रमा यहाँ जाएगा तो इसका ये भाग दिखेगा, चंद्रमा फिर यहाँ जाएगा तो ये, क्योंकि चंद्रमा क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। पहले ऐसे था, फिर ये रोटेट होते आया, ऐसे हो गया, फिर ये रोटेट हो रहा, रोटेट होते ऐसे हो गया, फिर ऐसे। तो हमें चंद्रमा का इसी तरह एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा का जो परिक्रमण काल होता है और घूर्णन काल होता है वो समान होता है। अगर ये समान ना होता तो हमें चंद्रमा का दोनों साइड दिख जाता। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम इसको फिर से बताएंगे आप लोगों को। अगर किसी भी टॉपिक में आप लोगों को दिक्कत होती है या कोई भी तरह का इशू आता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसको फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोगों के लिए फिर से बनाएंगे। अब देखिए हमारा जो अगला है क्वेश्चन, ब्रह्मांड क्या है। हम तो अभी तक यूनिवर्स के बारे में ही पढ़ रहे थे, लेकिन यूनिवर्स का एक सटीक डिफिनेशन अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, ब्रह्मांड का एक सटीक डिफिनेशन नहीं पढ़ा है। तो आइए हम ब्रह्मांड के बारे में समझते हैं। ब्रह्मांड जो होता है, पहले हम इसके बारे में आकाशगंगा के बारे में समझते हैं, फिर उसी से रिलेटेड करके ब्रह्मांड के बारे में समझ लेते हैं। मैंने बताया जो आकाशगंगा होता है, आकाशगंगा होता है वो लाखों करोड़ों तारों का एक समूह है। मतलब कई लाखों या करोड़ों तारों से मिलके एक आकाशगंगा बनता है, और कई लाखों और करोड़ों आकाशगंगा को मिला के ब्रह्मांड का निर्माण होता है। अब कई आकाशगंगा को मिला के ये सब आकाशगंगाएं हैं, आकाशगंगा को मिला के एक ब्रह्मांड का निर्माण होगा। ये हमारा हो गया ब्रह्मांड हो गया, एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। कई आकाशगंगा को मिलाने पर एक ब्रह्मांड का निर्माण हमारा होता है, तो
इतना चीज़ें आप लोग को समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसके बाद हम करते हैं सही चिन्ह वाला है कि मतलब कुछ ऑप्शन दिए रहते हैं, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, आप अपने ऑप्शन पे ट्रिक मार लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को? मैंने ये क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था आप लोगों को कमेंट करके बताने के लिए कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। तो जो हमारा शुक्र ग्रह होता है उसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी का बहन कहते हैं, सिस्टर ऑफ अर्थ बोलते हैं। तो इसे पृथ्वी के जुड़वा ग्रह कहते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो बनावट होता है, चाहे वो भौतिक रूप से देखें चाहे रासायनिक रूप से देखें, वो बिल्कुल सेम पृथ्वी की तरह होता है। इसकी जो बनावट होता है वो पृथ्वी की तरह होता है, इसीलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोलते हैं। फिर अगला, सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? सूर्य से दूरी के हिसाब से पूछ रहा है कि तीसरा ग्रह कौन सा है। तो आइए देखते हैं। सूर्य यहाँ था हमारा, इसके बाद आता है बुध, फिर आता है हमारा शुक्र, फिर आता है पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है वो सूर्य से तीसरा ग्रह हमारा कौन सा है? पृथ्वी है। फिर अगला आता है, सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ किस प्रकार से चक्कर लगाते हैं? किस प्रकार से चक्कर लगाते हैं? तो यहाँ पे सूर्य हो गया। तो पृथ्वी जो है वो इस तरह से चक्कर लगाती है, सूर्य का इस तरह से चक्कर लगाती है। इस तरह के पाथ को हम बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार पाथ पे ये चक्कर लगाता है सूर्य का चारों तरफ। पृथ्वी जो है वो दीर्घवृत्ताकार पाथ पे चक्कर लगाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दीर्घवृत्ताकार तरीके से चक्कर लगाते हैं सूर्य का। अगला है, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो हमने बताया था कि ध्रुव तारा जो होता है वो उत्तर की दिशा में हमें निकलता हुआ दिखाई देता है या उत्तर दिशा का हमें ज्ञान कराता है। फिर अगला आता है हमारा, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो अभी हमने कुछ समय पहले भी इस पर डिस्कस किया था कि ये हमारा सूर्य हो जाएगा, ये हमारा सूर्य। इसके बाद यहाँ पे बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल के बाद हमारे क्षुद्र ग्रह आते हैं, मंगल के बाद क्षुद्र ग्रह आते हैं, फिर यहाँ से बृहस्पति आते हैं। तो बृहस्पति और मंगल के बीच जो ग्रह आते हैं उन्हें हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो ये मंगल के और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। अब हम चलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला कर लेते हैं। चलो इसके बाद आते हैं हम खाली स्थान की पूर्ति करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला है, यहाँ पे रिक्त स्थान छोड़ा गया है का समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, फिर स्थान है कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा तारों का समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों मतलब आकृति का निर्माण करता है। मैंने बताया था कि तारों का वह समूह जो एक विशेष आकृति को बनाता है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। फिर आता है तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को, मतलब कि तारों के एक बहुत बड़े संख्या को, जहाँ पर लाखों करोड़ों तारों की बात की जा रही है, ऐसे प्रणाली को हम क्या कहेंगे? ऐसे प्रणाली को हम आकाशगंगा कहेंगे, क्योंकि आकाशगंगा जो होता है वो लाखों करोड़ों तारों का एक समूह होता है। आओ अगले पे। फिर यहाँ पर रिक्त स्थान है,
पृथ्वी के सबसे करीब है। पूछ रहा है कि पृथ्वी के सबसे करीब क्या है, कौन सा ग्रह है या क्या है। तो कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बताते हैं कि पृथ्वी के सबसे करीब ग्रह मंगल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी के सबसे करीब का ग्रह जो होता है वो शुक्र होता है, शुक्र होता है, शुक्र होता है। अगला देखते हैं, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह, तो हमने बताया था ये हमारा सूर्य हो जाएगा। तो पहला बुध, दूसरा शुक्र और तीसरा पृथ्वी। तो सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो हो जाएगा हमारा पृथ्वी। अगला, ग्रहों के पास अपनी तथा नहीं होती है। ग्रहों के पास क्या नहीं होता है, ना खुद का प्रकाश होता है, ना खुद की लाइट होती है, ना खुद का प्रकाश होता है, और ना खुद की ऊष्मा होती है, ना खुद की ऊष्मा होती है, ना खुद की ऊष्मा होती है, ना खुद का प्रकाश होता है। तो हो जाएगा ग्रहों के पास अपनी प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती है। तो ये हमारा जियोग्राफी का कक्षा 6 के जियोग्राफी का पहला चैप्टर आज कंप्लीट होता है। अब हम शुरू करेंगे अगले वीडियो में क्लास 7 का जियोग्राफी का पहला चैप्टर। तो आज का चैप्टर हम यहीं पे ख़त्म करते। थैंक यू सो मच।